Hello dear bankers, welcome to EduTap and welcome to the CHAP case file series for PPB। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि व्हाट इज दिस केस फाइल सीरीज फॉर पीपीबी। देखिए, ये सीरीज हम क्यों लेके आए, रीजन इज कि देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो गए, केस स्टडी बेस्ड हो गए। तो अभी अगर हम रिसेंट एग्जाम का ट्रेंड देखें, 20 to 25 क्वेश्चन वर केस स्टडी। और ये नहीं कि सिर्फ एक कॉन्सेप्ट्स को लेके, दो तीन कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। डीप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को स्टूडेंट्स की टेस्ट किया जा रहा है। तो वही रीजन है हमारा कि हम ये केस फाइल सीरीज पीपीबी की लेके आए हैं, जहां पे हर संडे मॉर्निंग 10 AM एक सेशन रहेगा। ओके, जिसमें हम एक केस फाइल, एक केस स्टडी लेंगे, उसके ऊपर उसके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और ऊपर रेलेवेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो संडे को आप आराम से टाइम डेडिकेट कर सकते हो, ज़रूर इस सीरीज़ को देखिएगा और आपकी प्रिपरेशन जो है आराम से होती जाएगी। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, हर बार इससे क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में। अब जैसे आप जैम में 2026 को टारगेट कर ही रहे हैं, तो देखो, यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है सब कुछ पढ़ने का। कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक और उनको कैसे अप्रोच करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिंस 2023, बार बार केस स्टडीज क्वेश्चन आ रहे हैं। कहाँ से पता चल रहा है? पीवाईक्यू से। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिनकी प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, ये फ्री ई बुक है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपको बस कुछ बेसिक डिटेल्स अपनी एंटर करनी है, राइट? चलिए, अब बात करते हैं हमारी केस स्टडी की। हम यहाँ पे बात करेंगे स्पेसिफिकली, मैं आपको बता दूं, हमारा केस है एचयूएफ के ऊपर, एक मेहरा फैमिली के ऊपर ये केस है, जहाँ पे मिस्टर सुरेश मेहरा जी हैं, जो रेजिडेंट ऑफ चंडीगढ़ हैं। इनको टेक्सटाइल बिजनेस जो है इनके पूर्वजों से मिला, और प्रॉपर्टी जो है फैमिली में है फॉर मोर देन 3 जनरेशन, और हमेशा उसको ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी ट्रीट किया गया। अब मेहरा फैमिली में ये मेंबर है सुरेश मेहरा, एल्डेस्ट मेंबर, मैनेजर समझ लीजिए, एक हेड ऑफ द फैमिली है मिसेस कविता मेहरा, मिस्टर रोहन मेहरा मेजर सन, मिसेस पूजा मेहरा और मास्टर आरम मेहरा। ये सब लोग फैमिली में मौजूद है। अब सबसे पहले तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, एचयूएफ है का? कि कई बार हमें ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देखो, एचयूएफ क्या है? एचयूएफ क्या है? एक तरीके से हिंदू लॉ के मुताबिक जो है, ये ऑटोमेटिकली एक एचयूएफ क्रिएट हो जाती है, जिसमें पूर्वज के थ्रू वंशज आगे हैं, ऑटोमेटिकली बना दी जाती है एचयूएफ। ठीक है, जो एचयूएफ प्रॉपर्टी को आगे मैनेज कर रहा होता है वो कौन होता है? करता। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कोई अलग से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है। एंड टू स्कूल ऑफ थॉट्स पे हमारी एचयूएफ चलती है। पहला, दया भाग। क्या है ये भी समझेंगे। नेक्स्ट, मिताक्षरा। देखो, दया भाग असम और बंगाल रीजन में ज्यादातर यूज होता है कि अगर फादर की डेथ होती है तो आगे फिर बेटे को क्या मिलता है? राइट मिलता है। तो क्या हो गया? सर्वाइवरशिप यहाँ पे बेसिकली। मिताक्षरा, बाकी पार्ट ऑफ इंडिया में ये थॉट फॉलो होती है। क्या? कि बाय बर्थ ही राइट मिला है बेटे को, सक्सेशन बेसिकली, राइट? अब बैंक में जब भी अकाउंट ओपन किया जाता है तो बैंक क्या जानना चाहते हैं? अब एक चीज आपको समझ आए कि एचयूएफ ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाती है हिंदू लॉ में। इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक एचयूएफ को क्या कंसीडर किया जाता है? पर्सन, सेपरेट एंटिटी है वो। सेपरेट एंटिटी, इसलिए उनका पैन चाहिए होता है। तो बिजनेस प्रॉपर्टी इंसेस्ट्रल है, फैमिली ने डिसाइड किया कि वो एचयूएफ फॉर्म करेंगे और पैन ऑब्टेन किया गया इन द नेम ऑफ सुरेश मेहरा, एचयूएफ है ना, जो भी उनका एचयूएफ का नाम था, और बैंक अकाउंट वाज ओपन्ड। तो बैंक को जानना सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कि कर्ता कौन है। अब ये कर्ता कौन है, किसको बोला जा रहा है? एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जो एल्डेस्ट मेंबर होता है, सीनियर मोस्ट मेंबर जो होता है, वो अपॉइंट कर दिया गया कर्ता ऑफ एचयूएफ। बाकी अडल्ट मेंबर ने साइन किया एचयूएफ डिक्लेरेशन, सबमिटेड टू बैंक। वैसे कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है कर्ता अपॉइंट करने का, फिर भी सेफर साइड के लिए मतलब एक तरीके से डिक्लेरेशन ले ली जाती है। अब कर्ता कौन कौन बन सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो, वैसे तो एल्डेस्ट मेल मेंबर जो होता है वो कर्ता बनता है, कि वो मैनेज कर रहा होता है, हेड ऑफ द फैमिली। अब अगर किसी फैमिली में जो है मेल नहीं एल्डेस्ट, या सभी माइनर है, फीमेल ही एल्डेस्ट, तो दिल्ली हाई कोर्ट में एक केस हुआ था, उसके मुताबिक क्या बोला गया था? कि एल्डेस्ट फीमेल मेंबर भी क्या है? वो कर्ता बन सकती हैं, राइट? अब
को पार्टनर कौन है? जो बाकी के मेंबर है उनको बोला जाता है को पार्टनर। वो सारे को पार्टनर हैं। कर्ता को ज्यादा अथॉरिटीज दी होती है। कर्ता बेसिकली मैनेजर है हमारा एचयूएफ का। अब मान लो कर्ता की डेथ हो जाती है तो क्या होता है फिर? अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो क्या होगा? एल्डेस्ट हमने कहा मेल मेंबर अपॉइंट होता है। अगर सभी माइनर हैं तो फिर गार्डियन के द्वारा। या मान लीजिए कि को पार्टनर के आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि नहीं मैं बनूंगा करता या मैं बनूंगी, तो फिर कोर्ट अपॉइंट कर देता है जब तक कि उनका आपस का जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता। तो बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए सुरेश मेहरा जी ने लोन लिया बैंक से बाय साइनिंग द डॉक्यूमेंट इन हिज कैपेसिटी एज करता। कंसेंट बाकियों का लेना जरूरी नहीं समझा। बट बाद में मिस्टर रोहन मेहरा ने ऑब्जेक्ट किया कि आपने लोन लिया बट मेरा अप्रूवल तो नहीं था, मैं भी को पार्टनर हूँ। उसके बाद कुछ टाइम के बाद जो मिस्टर सुरेश मेहरा पास्ट अवे, अब क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि कैसे एचयूएफ कंटिन्यू होगी, नेक्स्ट कर्ता कौन होगा, क्या राइट और लाइबिलिटी है मेंबर्स की इंक्लूडिंग मैरिड डॉटर और माइनर ग्रैंडसन। तो वो हम क्वेश्चंस के थ्रू अभी डिस्कस करेंगे, बट आप ये समझ लीजिए जब सुरेश मेहरा जी ने लोन लिया वो एज अ कर्ता उनको क्या मिली है? इम्प्लाइड अथॉरिटी कि वो लोन ले सकते हैं। वो लोन ले सकते हैं, उनको को पार्टनर की परमिशन की जरूरत नहीं है। सेफर साइड रहने के लिए बैंक को पार्टनर के सिग्नेचर्स जो है वो ले लेते हैं डल्ट मेंबर के। राइट। अब नेक्स्ट कर्ता कौन बनेगा वो तो डिपेंड करता है। अगर सबका डिस्प्यूट चलेगा कि मैं बनूंगा तो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट होगा। अदरवाइज जो नेक्स्ट मेल मेंबर है, मेल मेंबर नहीं होता फैमिली में, तो फिर एल्डेस्ट फीमेल मेंबर कर्ता बन जाती। ठीक है। चलिए अब वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस केस में हमारा कौन सा फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन लीगल बेसिस ऑन विच मेहरा फैमिली एचयूएफ केम इनटू एग्जिस्टेंस? क्यों आई? क्योंकि फैमिली एग्रीमेंट हुआ, सभी मेंबर ने साइन किया। या एचयूएफ क्रिएट किया गया जब बैंक अकाउंट ओपन किया गया नेम ऑफ फैमिली, या ऑटोमेटिकली एग्जिस्टेंस में आ जाती है क्योंकि एक पूर्वज तो एक ही है ना। या एचयूएफ क्रिएट की गई ड्यू टू रजिस्ट्रेशन अंडर इनकम टैक्स लॉ। देखो हमने पता है कि कॉमन एंसेस्टर से जो है ये एचयूएफ क्रिएट होती है ऑटोमेटिकली हिंदू लॉ के मुताबिक। एचयूएफ को क्रिएट नहीं किया जाता किसी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन या बैंकिंग फॉर्मेलिटी के थ्रू। ये ऑटोमेटिकली बाय बर्थ क्रिएट हो जाती है। ठीक है। बैंक अकाउंट ओपन करना, पैन ऑब्टेन करना, ये सिर्फ रिकॉग्नाइज कर रहा है एचयूएफ को फॉर ऑपरेशनल और टैक्स पर्पसेस के लिए। ये एचयूएफ क्रिएट नहीं कर रहा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करेक्ट लीगल पोजीशन है मिसेस पूजा मेहरा की विद रिस्पेक्ट टू एचयूएफ प्रॉपर्टी? उनको राइट नहीं मिला मैरिज के बाद, या सिर्फ मेंटेनेंस प्रोवाइड की गई, कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं है, या वो को पार्टनर है अभी भी इक्वल राइट के साथ, या वो राइट क्लेम कर सकते हैं राइट ओनली विद द कंसेंट ऑफ मेल मेंबर? तो हमने क्या पढ़ा? एज पर हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट जो की गई थी इस एक्ट में 2005 में, डॉटर को भी इक्वल को पार्टनरी राइट मिला है जैसे सन को मिलेगा, चाहे वो मैरिड है चाहे अनमैरिड है। मैरिज होगी इसका मतलब ये नहीं कि उनका स्टेटस जो है वो खत्म हो जाता है एज अ को पार्टनर। तो इसलिए पूजा मेहरा जी कंटिन्यू टू हैव अ राइट इन इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय बर्थ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये रोहन मेहरा जी जो थे वो को पार्टनर थे ना एचयूएफ में। उन्होंने उनके फादर ने लोन लिया था बाय साइनिंग द लोन डॉक्यूमेंट, बट उन्होंने बाद में क्या किया? ऑब्जेक्शन क्रिएट किया कि मेरा कंसेंट तो लिया ही नहीं। अब आप बताइए कि जो ऑब्जेक्शन मिस्टर रोहन मेहरा ने किया क्या वो लीगली वैलिड है? क्या जरूरी था सबका कंसेंट लेना? नो। क्या था? कर्ता की क्या इम्प्लाइड अथॉरिटी है, वो बोरो कर सकता है बिजनेस नेसेसिटी के लिए लीगल पोजीशन में, उसको राइट दिया, वो मैनेजर है, वो लोन ले सकता है। और अगर उसको लगता है कि प्रॉपर्टी के बेनिफिट के लिए, कुछ एक्सपेंशन के लिए, कुछ चीज सेल करने, तो वो भी कर सकता है। वो उसको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वाई? बिकॉज उसको इम्प्लाइड अथॉरिटी मिली है, अपने आप उसको अथॉरिटी मिली है। ठीक है। तो वो लोन भी ले सकता है अपना। आगे कोई उसको लगता है कि उसने कोई सेल करनी है चीज जो बेनिफिट है, बिजनेस का बेनिफिट हो रहा है, तो वो कर सकता है। मिस्टर रोन का ऑब्जेक्शन यहाँ पे गलत है। ओके। चलिए, अब आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि जब लोन लिया जाता है क्या करेक्ट पोजीशन है रिगार्डिंग लायबिलिटी फॉर द लोन टेकन बाय द कर्ता? देखो, पर्सनली लायबल है क्या सारे मेंबर विदाउट लिमिट, या सिर्फ एचयूएफ प्रॉपर्टी लायबल है, कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं है? या कर्ता हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, को पार्टनर लायबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर शेयर, या माइनर को पार्टनर आर इक्वली पर्सनली लायबल? व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? देखिए, कर्ता की रहेगी अनलिमिटेड लायबिलिटी और को पार्टनर की लायबिलिटी रहती है जितना उनका शेयर है। मतलब देखो, अब अगर ये सुरेश मेहरा जी ने सपोज कीजिए 10 लाख का लोन लिया था। ओके।
अब नहीं चुका पाए, तो जितना उनका शेयर था उनकी प्रॉपर्टी में उससे तो रिकवर करने का बैंक कोशिश करेगा, बट जो उनकी कार वगैरह है उसको सेल करके भी अमाउंट रिकवर किया जा सकता है, क्योंकि कर्ता की लाइबिलिटी है अनलिमिटेड। बाकी को पार्टनर की बात करें इंक्लूडिंग माइनर, उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। जितना उनका शेयर है प्रॉपर्टी में उतना ही अमाउंट बैंक वहां से रिकवर कर सकता है, उनके पर्सनल एसेट सेल नहीं होंगे, राइट। तो ये हमने एचयूएफ के बारे में केस स्टडी डिस्कस की, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस लेके प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश की। तो एचयूएफ में एक तो पता होना चाहिए एचयूएफ कैसे फॉर्म की जाती है, कौन से थॉट्स पे चलती है एचयूएफ, कर्ता का क्या रोल है, को पार्टनर क्या आगे रोल प्ले करते हैं, लोन लिया जाता है तो फिर क्या बैंक एक्शन रहता है, राइट। तो अभी टाइम है, अभी आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू, आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। आपने क्या करना है, एडुटैब की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे कोर्सेज में जाके आपको जैप कोर्सेज पे क्लिक करना है। जैप कोर्सेज पे क्लिक करके कोर्सेज को एक्सेस कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज विजिबल हो रहे होंगे। एक आपको मास्टर कोर्स दिख रहा होगा। अब ये मास्टर कोर्स क्या है, देखिए, देखो, कंप्लीट मास्टर कोर्स में आपको क्या मिलता है ना, रिकॉर्डेड क्लासेस मिल रही हैं 15-15 मिनट की, कि आप रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस देख पाए जैसे जैसे आपको टाइम लगता है। फिर आपको लाइव क्लासेस मिलती है जस्ट बिफोर द एग्जाम, एक रिवीजन के लिए। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलेंगे, सॉल्व्ड पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट, तो सब कुछ मिल रहा है आपको इस कोर्स में। अभी आप डिटेल स्टडी कर सकते हो, बट अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ इंडिविजुअल कोर्स की रिक्वायरमेंट है, आपको पूरा कंप्लीट मास्टर कोर्स नहीं चाहिए, तो आप इंडिविजुअल आईएफएस के सब्जेक्ट एएफएम में एनरोल कर सकते हो, बाकी चीजें सेम मिलेगी। यहाँ पे कोड क्या रहेगा, जैन 79 टू गेट फ्लैट 79% ऑफ। इसी के साथ आप 3 आवर के ट्रायल कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, अगर आप जानना चाहते हो कैसी क्लासेस हैं, है ना, कॉन्सेप्ट क्लासेस क्या हैं, कॉन्सेप्ट नोट्स कैसे रहते हैं, क्विजेस का लेवल क्या है, तो उसके लिए आप कोड यूज कीजिएगा जैब 99 टू गेट फ्लैट 99% ऑफ। अब अगर आपके पास मॉर्निंग इवनिंग 2-2 घंटे का टाइम है और आप कम टाइम में प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको टोटल 60 लाइव क्लासेस मिलती हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं, सोल्ड पीवाईक्यू डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, मतलब सब बाकी सब कुछ सेम है आपका। कोड रहेगा जैन 79 टू गेट फ्लैट 79% ऑफ, राइट। इसी के साथ अगर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, तो आप टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लीजिए। इसमें आपको क्या मिल रहा है, सॉल्व्ड पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। कोड क्या रहना है, कोड है चैन 79 टू गेट फ्लैट 79% ऑफ। की अब प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा है ना, टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। इसी के साथ मैं आपको मेंटर टॉक के बारे में बताना चाहूंगी। हमारी हर 15 दिन में एक मेंटर टॉक रहती है, जहाँ पे आप रिस्पेक्टिव मेंटर से अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डाउट है, आपको मोटिवेशन फील नहीं हो रही, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, एक वो फर्स्ट स्टेप जो लेना होता है ना, जो सबसे डिफिकल्ट लगता है, वो आप नहीं ले पा रहे हो, आपको डर लग रहा है कि प्रिपरेशन करनी है, टाइम नहीं है, कैसे करें, सब डिस्कस कर सकते हो आप मेंटर टॉक में बेझिझक। ओके, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। और अगर आपको कोई और डाउट है, देखिए कोई और क्वेरी है आपकी, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।